जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज उसी सीरीज़ में अपना साइंस का जो है कि 13th नंबर क्लास है। अभी तक हम लोगों ने 12 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं अपने, ठीक है। तो आज का अपना जो है क्लास नंबर 13वां है, जिसमें आपका केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका कि नाम है परमाणु यानी कि एटम्स है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरह के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। देखिए हमारा जो कंटेंट है ये सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड है। क्लास के बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल प्रैक्टिस सेशन को देखते जाना है। हम लोग कैसे करते हैं क्लास को, आ जाइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं एटम की, ठीक है ना, एटम यानी कि परमाणु क्या होता है अगर इसकी मैं बात करूं। देखिए परमाणु जैसे कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, ठीक है, जैसे मैं खुद हूँ, ठीक है। तो हमारी बॉडी का या किसी भी चीज़ का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है, जैसे ये पेन है, इस पेन का सबसे छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ले लूँ जिसको कि और छोटा ना कर दिया जाए, इसको डाल्टन ने बताया था ये थ्योरी, और भी छोटा ना किया जाए, पर उस छोटे से छोटे पर जो पार्टिकल है उसमें इस पूरी पेन का समस्त गुण प्रेजेंट हो, ठीक है ना, सारे के सारे गुण प्रेजेंट हो, तो उसे ही बोला जाता है एटम, ठीक है ना। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, ठीक है ना, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अच्छा, तो जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन उसके अंदर दो तीन चीज़ें और पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है उसकी बात कर ले। जैसे मान लो ये एटम है, ठीक है ना, तो एटम के अंदर एक ठोस भाग होता है बीचों बीच, जो एकदम छोटा सा आपने निकाला है ना, उसके बीचों बीच एक बहुत ही सॉलिड पार्ट होता है। इसको कैसे आइडेंटिफाई किया गया था, तो आप लोगों ने क्लास 10th की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, आप सब साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो आपने देखा होगा गोल्ड फाइल पे बमबारी करके, जो अल्फा पार्टिकल बमबारी करके ये इसका आइडेंटिफिकेशन किया गया था। तो ये जो एटम के अंदर, जैसे ये रहा, जैसे ये फिगर बना हुआ है, अभी मैं यहाँ समझा रहा हूँ, फिर ये सारी चीज़ें बता दूंगा। तो ये जो सॉलिड पार्ट होता है इसे बोला जाता है नाभिक। क्या बोलते हो आप लोग? नाभिक, जिसको कि इंग्लिश में न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये इस जो सॉलिड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हो आप लोग? नाभिक बोलते हो। अच्छा, अब ये जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं दो चीजें। क्या? एक तो प्रेजेंट होता है आपका प्रोटॉन, ठीक है ना, हिंदी में भी यही होता है इसको, प्रोटॉन, ठीक है ना, और एक होता है आपका न्यूट्रॉन, ठीक है। तो नाभिक के अंदर क्या क्या चीजें होती है, अगर न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ये दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अच्छा, तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज आपकी होती है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि न्यूक्लियस क्या होता है, परमाणु के बिल्कुल केंद्र में होता है, बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके चारों तरफ की जो जगह है, ये वाली सेल, ये सारी सेल हैं, इसमें जो भ्रमण करता है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो हमारा एटम है वो कॉम्बिनेशन है तीन चीजों का। क्या क्या? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियस बोला जाता है, ये बात आप याद रखोगे। अच्छा, कई बार इनके ऊपर चार्जेस, आवेश की बात कर लेता है। प्रोटॉन जो होता है P फॉर पॉजिटिव याद रखो, ठीक है ना। तो प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा चार्ज रखता है प्रोटॉन? आप कहोगे धनात्मक चार्ज रखता है, ठीक है ना। अच्छा, N से क्या प्रतीत होता है? न्यूट्रल। तो ये इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज आप रख सकते हो, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, जो भ्रमण करते हैं उसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा चार्ज रखता है? आपका नेगेटिव चार्ज रखता है, तो ये बात याद रखोगे। तो अब क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा कि सेंटर में जो न्यूक्लियस है हमारा उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो आप बोलोगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इस तरीके से ये अरेंज होते हैं। अब देखो प्रोटॉन क्या होते हैं, मैंने सब कुछ बता दिया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, वो भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वो आपके होते हैं
नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। और जिसको डेफिनेशंस वगैरह देखनी है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सब लिख रखा है, वही बातें यहाँ पे लिखी हुई जो मैंने आपको सरल भाषा में समझा दिया। ठीक है ना। अच्छा, न्यूक्लियस के बारे में समझा दिया, इलेक्ट्रॉन के बारे में समझा दिया, न्यूट्रॉन के बारे में समझा दिया, प्रोटॉन के बारे में। ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ ये है, अब भैया देखो कई सारे एटम्स हैं, बहुत सारे दुनिया में एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट के अपने अपने एटम्स होते हैं, तो उनकी व्यवस्था उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनको, ये देखो सेल होती है। अब मैं यहाँ पे आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। ये रहा आपका, मान लो एटम है, ठीक है ना। ये सेंटर पे क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, इसके चारों तरफ कक्षाएं बनी होती है, सेल्स बनी होती है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं कक्षक। ठीक है, क्या बोलते हैं, कक्षक। ठीक है, या सेल, देखो इंग्लिश में सेल बोलते हैं, हिंदी में कक्षक बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब इन सेल्स के नाम है, जो बीच में सेंटर है उसका नाम तो न्यूक्लियस हो गया। पहली कक्षा को के सेल बोलते हैं, क्या बोलते हो आप लोग, के नाम देते हैं। दूसरी कक्षा को एल सेल, तीसरी को एम सेल, तीसरी को एन, के एल एम एन ओ पी क्यू, इस तरह से चलता है। ये सेल के स्ट्रक्चर हो गए। अब आपको ये लग रहा होगा कि वैसे तो आप लोग इतने बच्चे नहीं हो, ये चीज़ें सब आपको पता होगा। अब आपको मैं फिर भी जिनको नहीं भूल गया उनके लिए एक बार रिकॉल कराता हूँ। अब ये सेल क्या करती हैं, इन सेल में ना जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग रखते हैं। इन सेल्स में हम क्या रखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं। ठीक है, देखो बाहर शायद डॉगीज परेशान कर रहे हैं, कोई नहीं, इग्नोर करना, थोड़ा सा घर पे आया हुआ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था की जाती है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन सेल में बैठते हैं, इन सारी सेल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन को सेल में एडजस्टमेंट किसने किया था, नील्स बोहर ने। ठीक है ना, किसने किया था, बोहर ने, बोहर नाम था उनका। तो इन्हीं के नाम पे पड़ा था बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या परमाणु दिया था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करने का एक तरीका बताया था, जिसको कि बोला जाता है 2n²। क्या बोलते हैं, 2n²। अब यहाँ पे n क्या है, n होता है नंबर ऑफ सेल। ठीक है ना, n होता है नंबर ऑफ सेल। ठीक है, और ये इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे पता चलता है किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है ना। जैसे बात करें अगर हम सेल नंबर फर्स्ट की, के सेल, ठीक है ना, तो के, आपका के सेल जो होता है ये पहला है, इसके लिए n की वैल्यू 1 हो गई, और l के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, m के लिए कितनी हो गई, n की वैल्यू 3 हो गई। जैसे जैसे सेल बढ़ती जाती है वैसे ही नंबर ऑफ क्लासेस जो है सेल्स, ये बढ़ते जाते हैं, n की वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, इस फार्मूले के हिसाब से इस वाली सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आप कहोगे 2 गुना 1 की घात 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट सेल में, के सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मैक्सिमम होगी, 2 होगी। बिल्कुल सही बात है। अब उसके बाद आपका आ जाता है सेकेंड सेल, के हो गया, एल हो गया। एल में यहाँ पे अगर निकालें तो 2 गुणा एन की पावर, सॉरी एन की जगह 2 रख दिया, 2, तो 2 दूने 4 दूनी 8। तो सेकेंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे एल में, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है ना। इसी तरीके से एम में आ जाते हैं। एम होता है 2 गुणा, उसके बाद एन की वैल्यू 3 हो गई, 3 की घात 2, तो 3 तरीके 9 दूनी 18, तो इसमें 18 आ जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरी जाती है। तो आप लोगों ने ये बहुत बार पढ़ चुका होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हिंदी में बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना। ये होता है सब पहले सेल में 2, 8, फिर 8, 18, इस तरह से भरे जाते हैं। ठीक है ना। तो स्टेबल सेल कौन सी होती है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसके आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो उसे बोला जाता है अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलोगे आप लोग, अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना। चलो, यहाँ तक बातें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब हम यहीं आपको समझा देते हैं इनकी संयोजकता क्या होती है। जैसे कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे मान लो सोडियम है, Na, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप कहोगे 11 होता है। तो एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो ये टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इनको हमें इन सेल के हिसाब से भरना है, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो देखो, सबसे पहले वाले में 2 आएंगे, उसके बाद कितने आते हैं, 8 आ गए, 10 तो एडजस्ट हो चुके, बचा कितना, 11 में से 10 चले गए तो 1 बच गया।
तो यहाँ पे एक आ गया, ठीक है ना। तो ये आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन आया है इसे ही संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या काम करता है? संयोजकता का काम करता है, यही बॉन्ड बनाने में काम आता है, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला बनाने में काम आता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक चीज़ें समझ गए आप लोग, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ गए। अच्छा, संयोजकता अब इसकी कितनी, अच्छा देखो अब क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं अस्थायित्व पाना। क्या चाहते हैं? अस्थायित्व पाना। अस्थायित्व कब आएगा? या तो 2 हो जाए या 8 हो जाए। तो जरा इसके में देखो 1 है, अब ये इसके में जब 1 है ये चाहता है कि अस्थायित्व पा जाए, ठीक है। तो अस्थायित्व पाने के लिए इसके में क्या करना पड़ेगा? एक सेकेंड, हाँ, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी सेल में है, तो ये इसको क्या करेगा? डोनेट कर देगा, ठीक है ना। जब ये डोनेट कर देगा तो सोडियम पे कितना, कौन सा चार्ज आ जाता है? प्लस का चार्ज आ जाता है, ठीक है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक साउंड प्रॉब्लम आ रही होगी, अगर नहीं आ रही होगी तो कोई बात नहीं है, एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा अपने घर पे आया हूँ, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, 1-2 दिन में चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है ना। मैं बाहर जाने वाला हूँ। अच्छा, अब देखो ये कैसा बनाया? +1 क्यों आया इसके साथ? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 8 का, ठीक है ना। तो ये अस्थायित्व में चला गया 2 8 का, तो ये प्लस आ गया। इसके बाएं कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? प्लस का 1 हो गया, ठीक है। अब ये जो 1 दिखा ना, इसी को बोलते हैं इसकी संयोजकता, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? संयोजकता। अच्छा, जैसे मान लो क्लोरीन है आपके सामने, एक एलिमेंट है कितना? क्लोरीन, Cl, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है ना। अगर हम 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये हो जाएगा 2 8 10 और ये 7 हो गया। लेकिन अगर हमें चाहिए कि इसका अस्थायित्व तो चाहिए हमें, तो बताओ स्थिति एकदम सॉलिड कब होगा? जब ये 2 हो आउटर मोस्ट में, या फिर यहाँ पे 8 हो। तो अभी तो 7 है, तो आप कहोगे कि ये एक ले ले किसी से, तो इसका 8 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाले स्टेज में आ जाएगा। तो अब इसने एक ग्रहण कर लिया, तो Cl पे जो होगा -1 आ गया चार्ज, ठीक है ना। तो अब इसकी भी संयोजकता कितनी हो गई? 1 ही हो गई, ठीक है। लेकिन ये माइनस की हुई, लेकिन संयोजकता यानी कि एटॉमिसिटी को नेगेटिव में नहीं दिखाया जाता कभी भी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है अभी मैं उसको आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो फटाफट से आगे बढ़ चलते हैं। ये देखिए कुछ एटम्स दे रखे हैं आपको, जिनके के एटॉमिक नंबर पता है और इनके फार्मूले पता है, और ये एलिमेंट्स के नाम है, इनके सिंबल है, और ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो आपको कम से कम 20 तक के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। जैसे हीलियम हो गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद हाइड्रोजन होता है, हीलियम, हाइड्रोजन का 2 हो गया, लिथियम का 3 हो गया, बोरान हो गया 4, बेरिलियम 5, Be होता है। बेरिलियम 4 होता है, बोरान होता है, यहाँ पे Be दोनों ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे बेरिलियम का यहाँ पे Be हो गया, ठीक है ना। 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन, न्यूज़ क्यों लिखा है? अच्छा ये फ्रेज वर्ड लिखे, सॉरी, यहाँ पे देखिए नाम पूरा बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया। तो ये 20 तक मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। सबके सिंबल आप लोगों के पता होंगे। इनके कॉन्फ़िगरेशन देख लो, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही हो गया, 2 हो गया, 2 और 1 हो गए, 2 2 हो गए, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया। ये देखिए ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है जो आपका कार्बन है। कार्बन जो होता है इसकी संयोजकता तो देखी जाए तो आउटर मोस्ट में 4 है, तो ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है। इसलिए इसकी जो संयोजकता होती है ये शेयरिंग का काम करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये याद रखोगे। अच्छा यहाँ तक आ गया। अच्छा जैसे मुझे ये बताओ, अगर मैं पूछूं नियॉन की 10 की, इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो 2 और 8। तो आप कहोगे कि सर ये तो ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में है, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये ना किसी से लेगा ना किसी को देगा, तो इसकी जो संयोजकता होगी वो 0 हो जाती है, ठीक है ना। ये किसी से बॉन्ड भी नहीं बनाता है क्योंकि इसकी कुछ संयोजकता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होने चाहिए। कैल्शियम को तो कैल्शियम का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको फार्मूला फॉर्मेशन अभी सिखाऊंगा तो वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अच्छा अब मैं यहीं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, ठीक है। क्या क्या चीज़? परमाणु क्रमांक और
परमाणु भार, ठीक है ना। जैसे एक अगर एलिमेंट है x, इसके ऊपर जो लिखा होता है ये परमाणु भार होता है। क्या होता है? परमाणु भार होता है। इसके नीचे जो लिखा होता है ये परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? क्रमांक होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, तो देखिए अब हम देखते हैं किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक सेकेंड, अरे पेन सेलेक्ट हो जाओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो ये परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक के, ठीक है ना, ये होता है। देखिए कुछ कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, कुछ स्पेशल कंडीशन में, कुछ कंडीशन में अभी मैं बताता हूँ, परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, ये याद रखोगे। न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है? तो न्यूट्रॉन होता है परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दो तो न्यूट्रॉन आ जाता है। अगर किसी एलिमेंट का परमाणु भार a है, परमाणु क्रमांक z है, तो प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? a माइनस जेड हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब सुनो एक चीज़ और बता देता हूँ यहीं पे, ताकि आप लोगों को फार्मूला फॉर्मेशन में दिक्कत ना आए। जैसे मान लो ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, यहाँ पे 23 इसका मास है, ठीक है ना। देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएंगी। अभी ये क्या हो गया? मास हो गया, और ये हो गया क्रमांक, ठीक है ना, नीचे वाला क्रमांक हो गया। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या 11 होगी, जो ये मास है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होगी। अभी मैं बताता हूँ, जब ये पूरा इस पे प्लस माइनस कुछ नहीं लगा होता तो इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं न्यूट्रॉनों की संख्या पूछूं तो आप कहोगे परमाणु भार 23 है, 11 माइनस कर दो, तो 23 माइनस 11 तो ये आ जाता है 2, 2 में से गया 1, तो 12 आ जाता है न्यूट्रॉनों की संख्या। अब समझ गए होंगे, लेकिन एक कन्फ्यूजन यही है, अगर मैं यहाँ पे ये बात लिख दूँ Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है ये पूछ लूँ आपसे, तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 नहीं बताना है आपको। क्यों? क्योंकि इसने ये आयंस की बात हो गई। तो अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 11 माइनस 1। क्यों? क्योंकि इसने एक जब कोई डोनेट करता है तो उस पर धन का आवेश आ जाता है, ठीक है ना, एक दान कर दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं आपको अगर बोलूँ Mg, मैग्नीशियम +2 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है ना। अगर मैं इसमें पूछूं परमाणु का प्रोटॉनों की संख्या, तो आप कहोगे प्रोटॉनों की संख्या तो 12 होगी, पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 12 होती कब? जब ये +2 नहीं लिखा होता है, लेकिन इसने +2 लिख दिया इसलिए 12 नहीं होगी। तो कितनी होगी? तो 12 में से ये साइन हटा करके, +2 है तो -2 कर दीजिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। अब समझ में आ गई होगी बात अच्छे से, ठीक है ना। न्यूट्रॉन तो आसान है, प्रोटॉनों की जो द्रव्यमान संख्या है उसमें से प्रोटॉनों की संख्या अगर माइनस कर दे तो न्यूट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? चलो अब हम लोग सीख लेते हैं फार्मूला कैसे बनाया जाता है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल फार्मूला बनाने के दे रखे हैं, अभी नहीं समझ में आ रहे हैं कोई बात नहीं, मैं एक बना के दिखाता हूँ तब आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पे मैं बनवाता हूँ। देखिए जैसे आपके सामने एक है सोडियम Na और एक है क्लोरीन, ठीक है ना। इनका एटॉमिक नंबर बता देता हूँ, इसका 11 होता है, इसका 17 होता है। तो जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 2, 8 और 1, इसका हो जाता है 2, 8 और 7। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनों को बंटवारा कर दिया हमने, ठीक है ना। अगर हम इसकी संयोजकता की बात करें तो ये देखिए एक डोनेट करके यहाँ पे प्लस चार्ज बना देता है, ये एक ग्रहण करके एक किसी से माइनस लेकर के यहाँ पे ऋणात्मक बन जाता है, ठीक है ना। तो क्या बनाते हैं ये Na+ बनाता है और Cl- बना देता है, ठीक है ना। अब फार्मूला कैसे बनता है? अगर मैं इसकी संयोजकता की बात करूं, सोडियम की संयोजकता कितनी है? 1 है, क्लोरीन की भी संयोजकता 1 है, तो यही संयोजकता का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इसके पास आ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ इसकी भी संयोजकता 1 है, इसकी भी, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा NaCl केवल। क्यों हमने NaCl लिखा? क्योंकि चाहे Na1 लिखो Cl1, इस तरह से लिखोगे तो भी सही है, लेकिन 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा अब थोड़ा सा आप लोगों को और एक सिखाऊंगा ताकि सब कुछ कर पाओ।
जरा आप ये फार्मूला बना के दिखाओ कैसे बनेगा। MgCl2 मैग्नीशियम का क्लोराइड। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन दो अभी जुलाई वाले में पूछा हुआ था, ठीक है। देखिए क्या होता है, मैग्नीशियम Mg, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 8 और 2 हो गया, इसका 2 8 और 7 हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो +2 बना दिया, इसने अपने 1 ग्रहण किया तो -1 आ गया इसके पे, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस साइन आ गया। अच्छा अब देखो क्या हो गया, अगर संयोजकता भी दिमाग में नहीं आ रहा, केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पा रहे हो तो भी देखो Mg +2 Cl -1, ठीक है ना, यही हुआ। आपको फार्मूला बनाने के लिए क्या करना है, सिंपल सी बात बताता हूँ, बिना साइन का ध्यान दिए इसको इग्नोर करो, यहाँ प्लस लगा है कि माइनस, ये इग्नोर करो। इसके यहाँ जो नंबर लिखा है इसके पास सटा दो, इसके यहाँ जो नंबर लिखा है इसके पास सटा दो। तो Mg के पास आ गया 1 तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, Cl के पास आ गया 2 तो MgCl2 देखो बन गया, ठीक है ना। ये अगर पूछता है कि ये जो 2 है ये किसकी संयोजकता है तो आप कहोगे बचे वाले की, मैग्नीशियम की। यहाँ 1 है तो क्लोरीन की संयोजकता 1 हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से फार्मूला बनता है। यहाँ पे मैंने कई सारे एग्जाम्पल बना करके चिपका रखे हैं, ये आप लोग खुद से भी बनाइएगा, ठीक है। चलो अब हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर में देखिए सारे टॉपिक मैंने करा दिए जहाँ से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर आपको 20 तक याद कर लेना है, ठीक है। चलो यहाँ बढ़ चलते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन है आपका अभी जुलाई 7 जुलाई में आया था आपका, ठीक है ना। 7 जुलाई में इस चैप्टर से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए थे, अभी एक और है वो भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। अब देखिए जिसको नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर पता होगा वो कर पाएगा। एटॉमिक नंबर 7 होता है तो 7 को व्यवस्थित करोगे तो 2 आ गया और बचा कितना 5, तो 2 और 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बहुत आसान सा था। तो ऐसे क्वेश्चन में बस आपका ये चेक करता है कि आपको एटॉमिक नंबर याद है कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक आगे बढ़ के चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखिए, ये भी आपका जुलाई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जुलाई 2024 का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। देखो फार्मूला बनाने को इसने दे दिया, कह रहा है ए परमाणु क्रमांक 13 है, ए का परमाणु क्रमांक 13 है। जैसे ए कोई एटम है, इसका परमाणु क्रमांक 13 है तो यहाँ लिखोगे इस तरह से, ठीक है ना। बी का परमाणु क्रमांक 17 है, ये बी है, इसका परमाणु क्रमांक 17 दे रखा है। तो कह रहा है ए और बी को निम्न में से यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखा जा सकता है, इससे कैसा फार्मूला बनेगा। तो देखो फार्मूला कैसे बनाओगे, इससे ये सीख लेते हैं, सिंपल सा, कितने सारे सिखा दिए मैंने। इसका एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन बताओ, 2 8 3 हो गया, इसका 2 8 और 7 हो गया, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेगा मुझे बताओ, ये 3 डोनेट करेगा तो इसके +3 चार्ज आ जाएगा क्योंकि स्टेबल स्टेट में जाएगा। ये 7 से 8 में जाना चाहता है तो किसी से एक उधार लेगा तो इस पे -1 का चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए पे +3 आ जाएगा, बी पे -1 आ जाएगा। मैंने आपको क्या सिखाया, अगर आपको संयोजकता कुछ नहीं समझ में आया तो भी इसके पास बिना साइन ध्यान दिए और इसके पास बिना साइन दिए नंबरों को यहाँ सेट कर दो। तो ए के पास तो 1 आ जाएगा, बी के पास 3 आ जाएगा, इसको सीधा सीधा लिखोगे AB3 इसका फार्मूला बन जाता है। तो देखिए AB3 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। अच्छा देखिए ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रब करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ और आएगा, कुछ और नहीं आएगा, इसको गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखना है, ये लिखा हुआ है x की पावर +3, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, x की पावर +3 आयन। आयन क्या होते हैं आप समझ रहे हैं ना, प्लस माइनस जो ऊपर लिखा जाता है, ठीक है ना। तत्व x परमाणु द्रव्यमान जिसका 27 है और परमाणु क्रमांक 13 है से प्राप्त हुआ है। तो ये जो आयन प्राप्त हुआ है x +3 किससे प्राप्त हुआ है, एक x परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक तो 13 है और द्रव्यमान 27 है, यहाँ से प्राप्त किया गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो कह रहा है तो x +3 में मतलब इसमें इस वाले में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ रखा है, चारों ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो मुझे बताओ ये रहा आपका एटम x +3, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 13 है, एटॉमिक मास कितना है 27 है, ठीक है, कितना है 27 है। चलो अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या पूछा, प्रोटॉनों की संख्या।
प्रोटॉन संख्या तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था जो यहाँ लिखा होता है परमाणु क्रमांक के ही बराबर होता है। तो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या 13 आएगी। तो इस ऑप्शन में शुरुआत 13 से नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन कट गए, या तो आंसर 3 होगा या 4 होगा, क्योंकि 13 से यही शुरू हो रहे हैं। ठीक है ना। दूसरा उसने पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या मुझे बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 13 होगी? तो देखो केवल अगर x 27 और यहाँ 13 लिखा होता तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13 होती, लेकिन जैसे ही इसने प्लस माइनस कुछ लिख दिया, इसका मतलब 3 उसने दान कर दिया है। तो 13 में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालोगे तो 13 में से क्या करोगे, जो 3 उसने दान किया उसको हटा दो, -3, तो 10 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी मिलेगी? 10। तो ये 13 दिया, ये भी आंसर कट गया, केवल ये बचा। 4th ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। लेकिन जरा न्यूट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करो। वैसे आप आंसर मार्क करके पेपर में निकल जाओगे आगे, ठीक है, लेकिन यहाँ मैं सिखा रहा हूँ तो सीख लो। तो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है परमाणु मास में से, एटॉमिक मास में से नंबर को घटा दो, तो 27 - 13, तो 7 में से 4 गया, 3 गया 4, तो ये 14 आ गया आपका। तो देखिए 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आपका, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है 3 एलिमेंट के, किसके किसके? x, y, z के। x का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है 2 और 4। तो देखो आउटर मोस्ट सेल में 4 आया है, तो ये किसका था? कार्बन का था, कार्बन का। तो मैंने आपको बताया था कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, फार्मूला नहीं बनाता, वो कॉम्बिनेशन करता है। ठीक है ना। जब मैं कार्बनिक रसायन पढ़ाऊंगा तो उसमें सब कुछ बताऊंगा। ठीक है ना। y का कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 2, 7, z का दे रखा है 2, 1। ठीक है। तो जरा मुझे बताओ इन पे चार्ज कितने आ सकते हैं? y पे चार्ज कितना आएगा? आप कहोगे कि सर 7 तक तो पहुंच गया है, कोई इसको 1 और दे दे तो इसका काम हो जाएगा, इसका मतलब -1 आएगा। z पे कितना आ सकता है? आप कहोगे कि सर लास्ट में इसके 2 है, अगर किसी से लेगा तो इसको 7 लेना पड़ेगा, पर अगर चाहे तो 1 किसी को आसानी से दे सकता है। तो बताओ 7 रुपया उधार मांगना आसान है कि 1 रुपया दान देना? तो आप कहोगे कि 1 दान देना। ठीक है ना। तो z जो बनाएगा +1 बना देगा। अगर x की बात करें तो ये -4 या +4 दोनों बना सकता है, लेकिन ये संयोजकता नहीं बनाएगा। इसका आंसर हम करेंगे ऑप्शन से। कैसे करोगे? अच्छा बताओ, इन दोनों से अगर मैं फार्मूला बनाना चाहूँ, x पे रुक जाओ, y पे -1, z पे +1, इन दोनों से अगर मैं फार्मूला बनाना चाहूँ तो मैंने बताया था साइन को बिना ध्यान दिए नंबर को अगल बगल में सटा दो, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे देखिए YZ, ये फार्मूला एक बनेगा। तो देखिए 4th ऑप्शन में ये बना रहा है। ठीक है ना। बाकी x2z, तो 2 कब मिलेगा? जब y पे 2 होना चाहिए था, लेकिन y पे 1 है, तो ये ऑप्शन कट गया। xz3, z पे 3 कब आएगा? जब x का वो संयोजकता 3 की हो, तो यहाँ 3 तो है ही नहीं, तो ये भी कट गया था। y2z, z पे जब 2 होता तब y के पास आता, ये भी कट गया। तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बस ये लास्ट क्वेश्चन था। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आई होप आप लोगों ने उसी तरीके से चीज़ें सीखा होगा। तो अब इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और 1-2 दोस्तों को और जोड़ लेना। बहुत जल्द ही नवंबर मंथ में आप लोगों के लिए मैं नोट्स प्रिपेयर करके भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वगैरह अपना प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।